हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीडियो के साथ आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम कब्ज़ भी कहते हैं। कब्ज़ को लेकर के हमारे समाज में डिफरेंट तरह की आइडियोलॉजी और धारणाएं पाई जाती हैं। अगर किसी को बार बार टॉयलेट हो रहा है, वाटरी स्टूल हो रहा है, वो भी उसको कब्ज़ का नाम देते हैं। किसी को गैस ज़्यादा बन रही है, वो भी उसको कब्ज़ का नाम देते हैं। किसी को एमीबियासिस हो रही है, मरोड़ हो रही है पेट में, उसको भी वो कब्ज़ का नाम देते हैं। क्लासिकली कब्ज़ एक अरबी वर्ड्स है जिसका मतलब आता है, जिसका मीनिंग होता है रोक लेना, एहतिबास कर लेना। तो कब्ज़ का मतलब हुआ कि इजाबत या टॉयलेट जिसको फ़िक्स टाइम पर हो रही थी, वो फ़िक्स टाइम पर ना हो करके उसमें देरी हो जाए, यानी इजाबत रुक जाए, टाइमली इजाबत ना हो, इसको कब्ज़ कहा जाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। पूरी दुनिया में लगभग 20% पॉपुलेशन कब्ज़ से सफ़र कर रही है। बूढ़े लोगों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में। आजकल चिल्ड्रंस में भी कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन कॉम्प्लेन है। तो इस पॉपुलेशन के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये पूरी दुनिया की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हम इस चीज़ को भी आज डिस्कस करेंगे कि स्टूल क्या है और उसका देर तक बॉडी में रुकने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और फिर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। बुकरात ने, जो इसको हम फादर ऑफ मेडिसिन के भी नाम से जानते हैं, उसका एक कौल है कि इजाबत यानी टॉयलेट का नरम होना बुरा है, लेकिन उसका सख्त होना उससे भी बुरा है। आज के रिसर्चेस के दौर में ये बात साबित हो चुकी है कि नर्म अगर किसी को स्टूल हो रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर है कॉन्स्टिपेशन के मुकाबले में। कॉन्स्टिपेशन की जनरली 3 सूरतें हैं। एक कंडीशन वो कि जिसमें बरास या टॉयलेट किसी को फ़िक्स टाइम पर नहीं होता है। दूसरी कंडीशन है कि उसकी क्वांटिटी कम होती है, और तीसरी कंडीशन है कि उसको पास करने के लिए किसी इंडिविजुअल को बहुत देर तक टॉयलेट में बैठना पड़ता है। बेसिकली टॉयलेट या बराज या स्टूल है क्या? हम जो डाइट इनहेल करते हैं उस डाइट में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। उसमें प्रोटीन भी है, उसमें फ़ैट भी है, उसमें विटामिन्स भी हैं, उसमें वाटर भी है, उसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। उन डिफरेंट टाइप की चीज़ों को हम एक साथ इनहेल कर रहे, एक साथ इंगल्फ कर रहे होते हैं, हम एक साथ उसको खा रहे होते हैं। बॉडी के अंदर जा कर के हमारी जो जीआईटी है उसका एक प्रोसेस ऐसा है कि वो इन तमाम चीज़ों को, अपने अपने काम की चीज़ों को डिफरेंट जगह पर जा कर के उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, अलग अलग करके यूज़ कर लेती है। इन सब के इस्तेमाल के बाद हमारी डाइट का एक बड़ा हिस्सा वो होता है जो किसी काम का नहीं होता है। उसको अल्टीमेटली वो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको बाहर निकलना चाहिए। वो बाहर निकलने वाला जो पार्ट है उसको हम स्टूल का नाम देते हैं, वो बरास है, जिसको अरबिक में बरास, स्टूल, पॉटी डिफरेंट नाम से जानते हैं। उसको बॉडी से निकल जाना चाहिए, ये स्टूल है। जनरली हम जो डाइट यूज़ करते हैं वो 20-22 घंटे के दरमियान अपना जिस्म से बाहर निकल जाती है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। एनी इंडिविजुअल्स उसकी हैबिट के हिसाब से इसमें वेरिएशन हो सकता है, एक जनरल रूल है। अब अगर 20-22 घंटे से ज़्यादा एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, जिसकी आदत 20-22 घंटे में इस टॉयलेट को, इस खाई हुई ग़िज़ा के वेस्ट पार्ट को निकालने की थी, वो अगर ज़्यादा इसमें टाइम लग जाए, 22 से 35, 36, 37, 72 घंटे लग जाए, अब बॉडी में इस वेस्ट प्रोडक्ट का जब बॉडी में पड़ा रहेगा, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो चूँकि ये टॉक्सिक पार्ट है, इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और एक एरिया को ये कवर किए हुए है ना। आप जो और डाइट ले रहे हैं फिर वो कैसे जाएगी, उसके लिए स्पेस कहाँ बनेगी? तो भूख लगना कम हो जाएगी। बॉडी में एक सॉलिड पार्ट पड़ा है, एक टॉक्सिक पार्ट पड़ा है, एक वेस्टेड प्रोडक्ट पड़ा है। उस वेस्ट प्रोडक्ट की पड़ने की वजह से आपकी बॉडी लिथार्जिक रहेगी, सुस्ती और काहली बॉडी में पाई जाएगी।
और भूख लगना बंद हो जाएगी। तो ये कुछ कॉमन उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। फिर जब स्टूल और ज़्यादा टाइट हो जाएगा तब पास करने में उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, छोटे छोटे से सुद्दे बन जाएंगे, खुश्क हो जाएगा, स्टूल हार्ड हो जाएगा। ये तमाम कंप्लेन है जो स्टूल के ज़्यादा पड़े रहने की वजह से आपको फेस करनी पड़ सकती है। मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि एक दिन में 3 मरतबा टॉयलेट पास करने से लेकर हफ्ते में 3 मरतबा कोई शख्स अगर टॉयलेट करता है तो ये नॉर्मल है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके जो कॉमनेस्ट कॉजेज़ को डिस्कस किया गया है। हमारी जीआईटी में उसका एक नॉर्मल प्रोसीजर है, किसी भी पार्ट को जीआईटी में जो डाइट है उसको बाहर निकालने का। एक नॉर्मल इंडिविजुअल मूवमेंट्स जीआईटी में होते हैं जो लोकल मूवमेंट है, और वो मूवमेंट भी एक ख़ास तवाज़ुन में पाए जाते हैं। उनके अंदर भी एक बैलेंस और रेगुलरिटी होती है। कभी कभी वो इरेगुलर हो सकते हैं, उसके लोकल कॉज हो सकते हैं, उसके कुछ सेंट्रल कॉज हो सकते हैं। अगर सेंट्रल रिलेटेड कॉजेज़ हैं उसके तो उसको हम आईबीएस के नाम से जानते हैं। लोकल कॉजेज़ उसके डिफरेंट वजह से भी हो सकते हैं। तो उसमें कुछ लोकल कॉजेज़ और कुछ सेंट्रल कॉजेज़ हैं कि जो स्टूल को टाइमली पास नहीं होने देते हैं। फिर हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है। तो जो लोकल फैक्टर्स हैं स्टूल को पास करने के, जो लोकल मूवमेंट्स हैं, हम उसको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क़ुव्वत दाफ़िया के नाम से जानते हैं। यानी वो पावर जो स्टूल को बाहर करने के लिए जीआईटी में मौजूद है। ये कंट्रोल जीआईटी के अपने मैकेनिज़्म से होती है। बॉडी के हर पार्ट का अपना एक कंट्रोलिंग सिस्टम भी है, एक सेंटर कमांड और एक लोकल कमांड, एक स्टेट और एक सेंटर। तो जो स्टेट की प्रॉब्लम भी है और ये सेंटर की प्रॉब्लम है, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में है। तो ये लोकल फैक्टर्स भी और सेंटर फैक्टर्स भी, इनको हम मिला के क़ुव्वत दाफ़िया का नाम देते हैं। यानी एक्सक्रीटरी पावर, जिस पावर को स्टूल को बाहर निकालना चाहिए, उस पावर का वीक हो जाना। ये वीक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हो सकती है, ये पावर वीक हो सकती है आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, ये पावर वीक हो सकती है आपकी जो डाइट है उसमें लिक्विड अमाउंट कम होने की वजह से। आपकी डाइट में वो चीज़ें ज़्यादा हो जाएं, उनका पार्ट ज़्यादा होना जिनको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। प्रोटीन का ज़्यादा होना, फैट का ज़्यादा होना, मिनरल्स का ज़्यादा होना, विटामिन्स का ज़्यादा होना, और वो चीज़ आपकी डाइट में जो रफेज है, जो वेस्टेज प्रोडक्ट है, वो कम होना, या इंडिविजुअली डाइट ही कम लेना। ये वो कॉजेज़ हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बनते हैं। तो जो चीज़ें नंबर 1 एक्सक्रीटरी पावर का कम होना, नंबर 2 है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का कम होना। मूवमेंट ही कम हो जाए। मूवमेंट कम किस वजह से? या तो आपने डाइट कम ली, या जो आपने डाइट इस्तेमाल की उसमें वाटर या लिक्विड कम था। लिक्विड कम होता है तो लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। जब वहाँ तक जब स्टूल की शेप वो इख्तियार करता है, जितनी देर तक लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल पड़ा रहेगा उसका वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा। जब वाटर उसका एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अल्टीमेटली स्टूल हार्ड हो जाएगा। इसके अलावा लिवर डिजीज़ और बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजारना, स्पाइसी फूड खाना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल उसको गुजारना, पानी का कम पीना, ग़िज़ा का कम लेना और एक्सक्रीटरी पावर का कम हो जाना। इसके अलावा स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, जानबूझकर टॉयलेट की कंडीशन को रोके रहना, इस डायरिया के बाद, ये वो तमाम कंडीशंस हैं आपकी डाइट में रफेज का कम होना कि जो कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करते हैं, जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन पैदा हो जाता है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के कुछ जो तदाबीर बताई हैं, कुछ ग़िज़ाई तब्दीलियाँ, कुछ दवाई तब्दीलियाँ, यानी कुछ दवा को इस्तेमाल और कुछ ग़िज़ा का इस्तेमाल और कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का। याद रखिए, कब्ज़ बहुत सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। जीआईटी की जिन डिजीज़ को उम्मुल अमराज़ यानी बहुत डिफरेंट डिजीज़ की माँ कहा गया है, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी शामिल है। कॉन्स्टिपेशन बहुत सिंपल भी हो सकता है कि जिसको आप डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ सीरियस डिजीज़ का एक सिम्टम भी हो सकता है। हम अभी इन्हीं में से 2-3 चीज़ें हम ऐसी डिस्कस करेंगे जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन या सीरियस डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करता है। तो सिंपल कब्ज़ के लिए आप थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन करिए कि अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में आपने जो
यूज़ कर रहे हैं उसमें रफेज की क्वांटिटी बढ़ाइए। रफेज क्या चीज़ें होती हैं? रफेज होती हैं सब्ज़ियाँ, साग जिनको हम यूज़ करते हैं, इन टाइप की सलाद और स्पेशली कच्ची सब्ज़ियाँ अगर आप खा सकते हैं खाने के साथ उनको यूज़ करिए। जैसे गोभी है, लौकी है, और पत्ता गोभी है, खीरा है, मूली है, प्याज है, इन टाइप की चीज़ें सलाद को अपने खाने के साथ ऐड करिए ताकि रफेज ज़्यादा पहुँच जाए। 24 घंटे में एक इंडिविजुअल को 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि वो जो डाइट हम ले रहे हैं उसमें लिक्विड की कमी ना होने पाए और कब्ज़ अपने आप में रिमूव हो जाए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में जो लोग बैठने का काम करते हैं, जो स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं, स्पेशली वो लोग जो रीडर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसरान हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग अपनी लाइफ में मूवमेंट लेकर आएँ। इस मूवमेंट से रिसर्चर्स ने आजकल ये साबित कर दिया है कि इन मूवमेंट से आपके इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कि आप लगभग 30 to 50 मिनट के करीब में ऐसा अपनी लाइफ में इस चीज़ को शामिल करिए कि आप हल्की फुल्की वर्जिश कर सकें, टहलना शुरू करें। तो पानी का इस्तेमाल बढ़ाइए, रफेज का इस्तेमाल बढ़ाइए, लाइफ में मूवमेंट लेकर आइए। ये 3 आपको मॉडिफिकेशन करने हैं सिंपल कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए, सिंपल कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन उसके लिए कॉन्स्टिपेशन उस स्ट्रेस की वजह से होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करिए, दोस्तों के साथ रहिए, टहलने के लिए वक्त गुजारिए, जॉगिंग करिए, मेडिटेशन करिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को रिमूव कर दी हैं और उसके साथ ये डाइटरी मॉडिफिकेशन स्टार्ट करिए। अगर आप बाहर खाने के शौकीन हैं तो कृपया इसको त्याग दीजिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्पाइसी फूड और स्पेशली बाहर के जो जंक फूड हैं उनको जो जंक फूड्स हैं उनको अवॉइड करिए। मेडिसिन में जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं उसमें घरेलू चीज़ें हैं, असफगोल का इस्तेमाल करिए। दूध अपने आप में कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने का बेहतरीन डाइट भी है और बेहतरीन दवा भी है। उस दूध को रात को सोते वक्त गुनगुना इस्तेमाल कर लीजिए, उससे भी अपने आप में कॉन्स्टिपेशन चला जाता है। अगर नहीं उससे जा रहा है तो उसमें बादाम का तेल, रोगान बादाम आता है, वो 5 ml 3 से 5 ml के करीब तक एक गिलास दूध में आप डाल लीजिए और उसको इस्तेमाल करिए, उसी से कॉन्स्टिपेशन सिंपल चला जाता है। इसके अलावा अगर आप डाइट में लेना चाहते हैं तो गुलकंद, अगर आप दवा में लेना चाहते हैं तो गुलकंद का इजाफा कर दीजिए, उससे आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। अगर आप कोई फार्मूला बनाना चाहते हैं दवाओं का और अपने घर में रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक फार्मूला बता देता हूं। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो प्लीज़ कृपया इसको नोट कर लीजिए। गुले सुर्ख जो गुलाब की पत्तियां आती हैं, सना मक्की, इसको भी नोट कर लिए। गुले सुर्ख, सना मक्की, गुले नीलोफर, गुले बनफशा, मवेज़ मुनक्का। गुले सुर्ख, गुले नीलोफर, गुले बनफशा और मवेज़ मुनक्का। इन मुनक्के के अलावा सारी दवाओं को बराबर क्वांटिटी में लेकर के 250 ग्राम दूध में इसको बॉयल कर लीजिए और उसको जिस दूध में आप बॉयल कर रहे हैं उसमें मुनक्के को डाल दीजिए। पहले मुनक्का उसके साथ हो जाए तो इन सब चीज़ों को उबाल करके उसको छान करके आधा गिलास या 1 गिलास दूध की शक्ल में आप इस्तेमाल कर लीजिए। ये कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने का बहुत ही कारआमद नुस्खा है। ये सिंपल कॉन्स्टिपेशन की बात हुई। अब चंद चीज़ें और हैं कि जो ये आपको इंडिकेट करेगा कि ये जो कॉन्स्टिपेशन जिससे आप सफ़र कर रहे हैं ये किसी सीरियस डिज़ीज़ का पेश ख़ीमा तो नहीं है, ये किसी सीरियस डिज़ीज़ का सिम्टम तो नहीं है। तो याद रखिए कि कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर ब्लीडिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर वेट लॉस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यूअस बना हुआ है, भूख कम लग रही है उसके साथ, पस उसके साथ कभी कभी आता है और इस साइड में यानी लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ अगर आपको कंटिन्यूअसली पेन बना हुआ है तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए कि आपकी ये किसी सीरियस डिज़ीज़ का कोई सिम्टम तो नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन विद ब्लड यानी हार्ड स्टूल विद ब्लड, एक हार्ड स्टूल यानी कॉन्स्टिपेशन विद लॉस ऑफ एपेटाइट,
कॉन्स्टिपेशन विद वेट लॉस, और कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर और सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, जैसे वज़न का कम होना, भूख का कम होना, बुखार का आना, पीलिया का होना, ये तमाम चीज़ें अगर आपके साथ पाई जा रही हैं तो आपने जो कंसल्टेंट है उससे कंसल्ट करिए। मे बी कि आप किसी सीरियस डिज़ीज़ की तरफ जा रहे हैं या किसी सीरियस डिज़ीज़ का ये पेशखेमा या सिम्टम्स हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन बहुत सिंपल डिज़ीज़ भी है और बहुत एक डेंजर डिज़ीज़ का ये सिम्टम भी हो सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। 90% केसेस में ये सिर्फ सिंपल कॉन्स्टिपेशन ही होता है। सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से आप कॉन्स्टिपेशन को बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। 20% पॉपुलेशन का बहुत इससे सफ़र कर रही है, फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बच्चों में अगर आप बच्चों के कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप उनको जो ऊपर से फीडिंग करा रहे हैं उसमें अगर मुनक्का का थोड़ा डाल दिया जाए तो कॉन्स्टिपेशन इजीली रिमूव हो जाता है। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ हम आपसे एक बार दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्टेट तकमील लतीफ़ कॉलेज, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में ओपीडी नंबर 102 में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8 बजे से लेकर 2 बजे तक के दरमियान में आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं। हम आपकी सेवा और आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। अल्लाह हाफिज़।